नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? तो मैं फिर से आई हूँ आपके पास एक नई कहानी लेकर। तो मेरा नाम है रिंकी और ये मेरी लिखी हुई कहानियाँ हैं। तो ये कहानियाँ सभी काल्पनिक हैं। तो कृपया कर इस काल्पनिक कहानी को सच मानने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक श्राप से बनी एक कहानी, जहाँ ये कहानी शुरू होती है। एक नदी होती है, विशालकाय नदी, जो समुद्र से जाकर मिलती है। उस नदी का नाम होता है सिंधु नदी। सिंधु नदी एक बहुत विशाल नदी होती है। उसके दोनों तरफ दो राज्य होते हैं। एक राज्य का नाम होता है मगध राज्य और एक राज्य का नाम होता है कौशल राज्य। मगध राज्य और कौशल राज्य के बीच हमेशा भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता रहता था, क्योंकि वो दोनों ही समृद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों के बीच बहुत ही विवाद चलता था। और वो विवाद ज़्यादा बड़े मुद्दे पे नहीं था, बस नदी को लेकर था। नदी का इस्तेमाल दोनों ही राज्य के लोग करते थे, लेकिन कभी भी इस राज्य के लोग उस राज्य में नहीं जाते थे और इस राज्य के लोग उस राज्य में नहीं जाते थे। ये विवाद करीबन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। तो कौशल वंश के जो राजा थे, उदित नारायण सिंह, वो 17वें राजा थे। और मगध वंश के जो राजा थे वो 18वें राजा थे, रुद्र प्रताप सिंह। ये दोनों ने तय किया कि इस बरसों से चली हुई झगड़े को ख़त्म करते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और प्रजा के बीच में भी एक दूसरे से मेल मिलाप जैसा तो कुछ था नहीं। लड़ाई झगड़ा तो दोनों के बीच ही चलता था। प्रजा भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि हमारे राजा ये चाहते हैं और राजा समझौता करते हैं कि जो राजा की कोई खामी होगी, उस खामी या उसकी कोई गलती हुई तभी युद्ध किया जाएगा, वरना युद्ध नहीं हो सकता। समझौता पत्र में ये भी लिखा जाता है कि जिस भी राजा के बेटी होगी या जिस भी राजा के बेटे होते हैं, उन दोनों वंश के राजों के बच्चों की शादी करवाई जाएगी, ताकि ये साबित किया जाए अपने प्रजा के बीच कि वो दोनों राज्य अब एक हो गए हैं। लेकिन जो कि वो दोनों ही राजा अभी अभी राजा बने थे, तो उन दोनों की शादी नहीं हुई होती है। तो अब प्रजा इस बात को कैसे मान ले? तो प्रजा इस बात को नहीं मानना चाहती थी कि हम अपना बहू बेटियों की शादी उस राज्य में करें जिस राज्य के साथ हमारी दुश्मनी चलते आई है आज तक। तो फिर भी राजा का आदेश रहता है कि आप ये करवाइए, क्योंकि हमने ज़ुबान दी है और हमने खुद दोनों राज्य के राजा तय करते हैं कि वो अपनी अपनी प्रजा से ये बात कहेंगे कि अगर वो अपने पड़ोसी राज्य के साथ व्यापार करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और अगर वो विवाह करते हैं तो विवाह अगर उन्होंने किया तो उन्हें 8 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, ताकि वो उनके विवाह में कोई भी तकलीफ़ ना हो। और दोनों राज्यों के तरफ से ये स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। अगर लड़की मगध की हुई तो मगध की तरफ से 8, और कौशल की हुई तो भी 8, दोनों को 8-8 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। और इसी लालच में प्रजा, जो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थे, वो एक दूसरे के साथ दोस्ती भी करते हैं, शादी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। करीबन 5 साल गुजर जाते हैं और इन 5 सालों में दोनों राजा के शादी भी हो जाती है। शादी के बाद
उन दोनों राजवंशों के राजाओं के बच्चे होने की बारी आती है, जहाँ दो कौशल वंश के राजा की एक बेटा होता है और मगध राजवंश का एक बेटी होती है। लेकिन मगध के राजा रुद्र प्रताप सिंह ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी हुई है ये खबर कौशल वंश के राजा को पता चले। इसलिए वो पूरी दुनिया से ये कहते हैं कि उनका बच्चा मर गया पैदा होते ही। लेकिन ये बात दाई को तो पता है कि हाँ बच्चा जन्म लिया है और वो बेटी है, लेकिन दाई ये बात पूरी दुनिया को बता सकती थी। ये डर राजा के मन में था, इसलिए राजा ने दाई को मरवा दिया और जो भी दास दासियां महल में उस वक्त रानी के आसपास थी उन सभी को मरवा दिया गया। वो कैसे मरी, किस तरह से मरी, किसी को नहीं पता। उनके परिवार वालों को पैसे देकर मुंह बंद करवा दिया गया और उनसे कहा गया कि वो उनकी पूरी ज़िंदगी का खर्चा राजमहल उठाएगा। बस उनके जो अपने इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनके बारे में ज़्यादा छानबीन ना करे। क्योंकि राजा का ये आदेश था तो लोगों ने इतना जोर नहीं दिया, क्योंकि बदले में उन्हें पैसे मिल रहे थे, अच्छा खान पान मिल रहा था और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की अच्छी सेवा मिलेगी। ये बात सुनने के बाद कोई भी इंसान अपनों के खोने का गम नहीं मना रहा था। उन्हें खुशी थी कि उनके जाने के बाद उनके पूर्वज, उनके आने वाली पीढ़ियों को बहुत सारा सोना, बहुत सारी खुशियाँ, ऐशो आराम सब मिल रहा है। इसलिए उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की इस बारे में। लेकिन जो दाई का बेटा था उसे महल से कुछ नहीं चाहिए था और वो इस चीज़ की छानबीन करने के लिए महल में जाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन वो जाए तो जाए कैसे? वो इतना भी यंग नहीं था कि वो सेना बन जाए और इतना भी बुढ़ा नहीं था कि वो बाबा जी में चला जाए। वो जाए तो जाए कैसे? महल में जाने का पुरुषों के लिए कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ स्त्रियां ही महल में ज़्यादातर जा सकती हैं। पुरुषों के लिए सिर्फ खेत और खलियान थे जहाँ पे वो अभ्यास कर सकते हैं या मैदान थे। उसके अलावा उनके लिए और कोई जगह नहीं थी। इसी वजह से वो जा नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों से बात की, महिलाओं से जो महल में काम करती थी या काम कर रही होती है। उनसे पूछा गया कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, अगर मैं कुछ जानती तो मैं आपको बता देती। पर एक दासी मिली ऐसी उन्हें जिसे पता था, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि उससे कहा कि आप इस मामले से दूर रहें। अगर आप इस मामले में ज़्यादा पड़ेंगे तो आपकी जान चली जाएगी और साथ में मेरी भी। आप प्लीज़ इससे दूर रहें। उसकी बात सुन दाई का बेटा बहुत ज़्यादा हैरान था, लेकिन साथ ही वो जानता था कि वो साधारण मौत नहीं है। मेरी माँ को मारा गया है और उसे मारने वाला खुद राजा है। लेकिन क्यों? क्या उनकी सच में एक बेटी उनके घर जन्म ली है? और अगर बेटी का जन्म हुआ है तो इस बात को छुपाने की क्या बात है? बेटी का जन्म होना तो अच्छी बात है, घर में लक्ष्मी आई है, फिर इतना दुख क्यों? फिर उन्हें याद आता है कि आज से 5 साल पहले हमारे राजा ने दूसरे राज्य
के राजा के साथ एक एक समझौता किया था। उस समझौते के मुताबिक राजा दोनों राज्यों के राजाओं के जो बच्चे होंगे उन दोनों बच्चों के शादी करवाई जाएगी। लेकिन जो कि दोनों राजा के में से एक राजा का बेटा और एक राजा के बेटी होती है, जिसकी वजह से वो अपने ही राज्य की जो दाई होती है, जिसने उस बच्ची को इस दुनिया में आने में मदद की थी, उस दाई को मार दिया जाता है। और उसका बेटा 5 साल बाद जब ये सब होता है तो वो यही सोचता है कि कहीं इसी वजह से तो मेरी माँ को मारा नहीं गया। अगर ऐसा है तो राजा हमें धोखा दे रहा है और इस सच को हमें जानना होगा ताकि हमारे राज्य के लोगों का भला हो सके। इसी कारण वो कई महल में काम करने वाली महिलाओं से मिलता है, लेकिन किसी भी महिला से उसे ये नहीं पता चलता कि जो दाई की मौत की वजह क्या थी, या फिर और जो महिलाएं जो महल में काम करती थी उनकी मौत की क्या वजह थी। हालांकि मौत की ज़्यादातर वजह ऐसी थी जैसे मानो अचानक से मौत हो गई हो किसी बीमारी की वजह से, जैसे सांस नहीं आ रही हो, अचानक से दम घुटने लगा, ऐसी वजह से लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन क्यों ये मौतें हो रही है ये किसी को नहीं पता चलता था। इस बारे में वो आदमी इतना सोचने लगता है कि एक दिन वो पूरी तैयारी के साथ महल में घुस जाता है। एक लड़की बनकर, एक औरत बनकर जब वो महल में घुसता है तो पहले तो सब लोग उसे शक की नज़रों से देखते हैं और सोचते कि ये पुरुष है, महिला तो हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर उसने कहा कि ना मैं पुरुष हूँ ना मैं महिला हूँ, मैं बीच का हूँ। तो उसे घुसने तो दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसे महिलाओं के करीब, रानी या बड़ी बड़ी महल की जो दासियाँ रहती है उनके करीब नहीं जाने दिया जाता है। उन्हें महल के बहुत निचले हिस्से में रखा जाता है। लेकिन फिर भी चूँकि उसे महल घुसने को मिल गया तो वो पूरा कोशिश करते हैं कि वो महल के आसपास की सारी जानकारी निकाल सके। वो पूरे महल का मैप बनाते हैं और पूरा दिशा देखते हैं अच्छे से। उसे बहुत ढूंढने के बाद पता चलता है कि महल के ऊपर एक कोठरी बनी है। उस कोठरी में कभी कोई नहीं गया। वो कोठरी जब से बनी है तब से वो बंद पड़ी है। वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है कहीं किसी नक्शे में। तो जाए कैसे? इस सवाल के साथ वो बहुत परेशान रहता है, लेकिन आखिरकार उसे जवाब मिल ही जाता है बहुत ढूंढने के बाद। और जब उसे जवाब मिलता है तो उस कोठरी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि कोई ना कोई उस कोठरी के आसपास मंडराते रहता है। 10 साल गुजर जाते हैं दाई के बेटे को पूरी सच्चाई को समझने और जानने में, लेकिन अब भी सच अधूरा सा था क्योंकि 10 साल गुजर ज़रूर गए हैं और उन्हें ये समझ ज़रूर आ गया है कि राजा हमसे झूठ कह रहे थे और वो अपनी बेटी को कौशल वंश की रानी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये झूठ कहा कि उनकी बेटी पैदा होते मर गई। लेकिन सच तभी सामने आएगा जब उनकी बेटी सामने आएगी। लेकिन उनकी बेटी को सामने लाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए उसे महल में ढूंढना होगा और ये पूरी दुनिया को मानना होगा कि वो सच में इस महल की राजकुमारी है। उसे दुनिया के सामने लाएंगे तभी जब वो मिलेगी। और वो कहाँ है पूरे महल में किसी को नहीं पता। जिन लोगों ने उनसे देखा है, जाना है, वो सब मर चुके हैं और अब कोई नहीं है जिसे पता हो कि वो कहाँ है, सिवाय राजा के और रानी के।
राजा और रानी ही जानते हैं कि राजकुमारी कहाँ है, लेकिन राजकुमारी का पता वो दोनों ही नहीं बताने वाले। इस सच को जानने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें पता चले। 10 साल बाद कौशल वंश के राजा उदित नारायण मगध राज्य में आते हैं अतिथि के तौर पर। वो इसलिए आते हैं क्योंकि मगध के राजा रुद्र प्रताप कहते हैं कि आप और मैं, हम दोनों ने ही अपने एक एक बच्चे को खोया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ एक हवन करें उनकी आत्मा की शांति के लिए। हालांकि ये सब रुद्र प्रताप का एक सोचा समझा षड्यंत्र था, क्योंकि उदित नारायण को पहले से ही शक था कि मगध के राजा इसकी बेटी का जन्म हुआ है और उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई गई है। क्योंकि अगर वो मर चुकी होती तो महल में जितनी रानी के आसपास की दासियाँ थी वो सब उस समय की सारी दासियों में से आधे से ज़्यादा मर चुकी है। क्यों? उदित नारायण को ये शक बहुत पहले से ही था, लेकिन वो इस सब में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो बेवजह तो मगध राज्य में आ नहीं सकता। बिना किसी कारण के कोई भी किसी के राज्य में नहीं जा सकता। ये सब समझौते का एक हिस्सा था। और ऊपर से महल में तो बिल्कुल भी एक राजा दूसरे राजा के महल नहीं जा सकता, क्योंकि भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि कौन कब हमें मार दे, हमें बुलाए और फिर हमारे ही खाने में जहर मिलाकर हमें मार दे। इसलिए कौशल वंश के राजा उदित नारायण 10 साल तक मगध की सीमा के आसपास भी नहीं आए, क्योंकि बात जब बच्चे की हो तो एक बाप किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी वजह से वो कई सालों तक सिर्फ खबरें महल की दासियों के ज़रिए अपने आसपास के लोगों से पूछ कर लेता था, लेकिन वो खबरें भी रुद्र प्रताप ही भिजवाता था, क्योंकि वो जानते थे कि उदित नारायण इतने कमज़ोर राजा तो नहीं है कि वो किसी भी हाल में इस बात को मान ले कि मेरी बेटी मर चुकी है। इसलिए वो पूरी कोशिश करते थे कि उस तक उतनी ही खबर पहुँचे जितनी खबर हम देना चाहें। फिर एक दिन वो एक पत्र लिखकर भेज देते हैं कि आप हमारे यहाँ पधारिए, ताकि हम दोनों मिलकर अपने बच्चे की मौत का शोक मना सके। उदित नारायण के 5 साल पहले जब उनका 10 साल पहले जब उनका बड़ा बेटा के जन्म हुआ, उसके बाद उनके एक और बेटे का जन्म होता है 5 साल बाद, लेकिन वो बच्चा मर जाता है। उसी वक्त मगध के भी राजा के एक बेटे का जन्म होता है जो ज़िंदा रहता है। दोनों वंश के राजाओं का एक एक बेटा होता है, लेकिन वही एक एक बच्चे की मौत हो चुकी होती है। हालांकि मगध के राजा की एक बेटी होती है जो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसने जो कि पूरी दुनिया से ये सच छुपाया कि उसकी बेटी है और वो ज़िंदा है। इसी वजह से मगध कौशल के राजा इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और दोनों एक जगह इकट्ठे होते हैं। मगध राज्य में एक पूजा होती है उनकी आत्मा की शांति के लिए, और उस पूजा के बाद दाई का बेटा
कौशल के राजा से मिल